हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक के लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में देखा और सेंटर ऑफ मास का कंजर्वेशन देख रहा था। तो और फिर उसके बाद उसी को लीड करते हुए मोमेंटम का कंजर्वेशन फिर देखा कि मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है। फिर उसके बाद अब तक के लेक्चर में मतलब ये तीन तरह से मुख्य तीन बातें हमने किया था। अब उसके बाद आज हम लोग कॉलिजन का भी कॉन्सेप्ट देखा था और कॉलिजन के कॉन्सेप्ट में इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन के बारे में डिटेल से स्टडी किया था पिछले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उसका एक्सटेंशन कि मतलब जो भी कुछ सीखा था उसका एप्लीकेशन आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले अगर एक बार और ब्रीफ कर देता हूं कि अगर कॉलिजन की अगर पर्टिकुलर बात करें तो उसमें हमने आपको बताया था कि इलास्टिक कोलिजन होता क्या था और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन बेसिकली देखा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट है मास m1 एंड m2 और उसका रिस्पेक्टिव वेलोसिटी u1 और u2 है, u1 इज ग्रेटर देन u2 और वन डायमेंशन में जा रहा है सेंटर टू सेंटर, तो उसको अगर हिट करेगा तो उसका लीडिंग जो मोशन होगा वो वन डायमेंशन ही होगा और उसका रिस्पेक्टिव जो वेलोसिटी होता था अगर आफ्टर द हिट करने के बाद कुछ इस तरह का कि m1 u1 था ऐसा और m2 u2 और आफ्टर द कोलिजन ये v1 और m2 v2 से जा रहा था। तो यहाँ से v1 का जो वैल्यू था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 और v2 का जो वैल्यू था इस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। इस तरह की बातें हमने दो देखा था और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर आपस में मास m1 और m2 हो इक्वल टू m तो ये जो v1 का जो वैल्यू है u2 के इक्वल आ जाता था और v2 का जो वैल्यू है u1 का वैल्यू हो जाता था। मास एक्सचेंज हो जाता था, एक केस ऐसा। और सेकंड केस में ऐसा कि m2 इज़ मच ग्रेटर देन m1। तो यहाँ पर क्या होता था बच्चों कि जो वेलोसिटी जो लाइटर वन वाला है वो v1 इक्वल टू 2u2 माइनस u1 होता था और जो v2 का वैल्यू है वो u2 के ही बराबर आता था। ये मुख्य तौर पे हमने ये बातें समझा था पिछले क्लास का। तो आज का जो डिस्कशन होगा पूरा और पूरा इसी के आसपास घूमेगा, या यूं कहें कि इन दोनों फॉर्मूले के आसपास घूमेगा। और यस, एक साथ में कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन अगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी था तब, और कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन बच्चों E इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। नेगेटिव लगता था क्योंकि दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो था, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन जो हमारा था वो वेलोसिटी ऑफ रिस्टिट्यूशन कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन था द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो उन दोनों का रेशियो था। फिर हमने हाइट से वगैरह वगैरह कुछ करके दिखाया था। तो उन्हीं सबों का आज यहाँ पर यूज़ किया जाएगा और बताया जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए आज का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, कह रहा है एन एलिवेटर प्लेटफॉर्म इज गोइंग अप, ये विजुअल है ना, हाँ। An elevator platform is going up with a speed of 20 meter per second, and during its upward motion, a small ball of 50 gram of mass falling in downward direction strike the platform at the speed. At a speed is 55 meter per second. Here missing है थोड़ा. Find the speed with which the ball is rebound. तो देखिए, मान लीजिए कि एलिवेटर इस तरह का कुछ है, प्लेटफॉर्म ऐसा, और ये मूव कर रहा है ऊपर कुछ 20 मीटर पर सेकेंड से, और ऊपर से एक 50 ग्राम का बॉल उसको ड्रॉप किया। 50 ग्राम जस्ट एक मास दे दिया, वो 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे आ रहा है। बस ये दिखाने के लिए कि जो उसका मास है जो 50 ग्राम एलिवेटर के मुकाबले कितना होगा। एलिवेटर तो आप लोग अब देखे ही होंगे, या कोई प्लेटफॉर्म है, तो इस 50 ग्राम का जो मास है इसका m1 इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि m2 इज़ ग्रेटर देन m1। तो वहाँ पर जो एक फार्मूला आपको जो बताया है ना, ये आप चाहो तो इंटरचेंज करके देख सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी में, खैर उसमें हमने m1 को बोल ही दिया, m2 का बहुत ज़्यादा मास है
तो V1 इज इक्वल टू 2U2 माइनस V1 U1 ऐसा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्पीड विथ विच द बॉल इज रिबाउंड, तो यानी कि हमसे एक तरह से V1 पूछा जा रहा है। और इस केस के साथ तो हमने क्या आपको बताया था, V1 इज इक्वल टू जिस स्पीड से जा रहा है उसका डबल ऑफ U2 माइनस U1, यही। तो अभी इसको ऊपर जाने को अगर पॉजिटिव मान लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20, और ये नीचे आ रहा है तो इसका वैल्यू निगेटिव ऑलरेडी होगा -5, इसीलिए अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ। तो 2 इंटू 20 40 प्लस 5 इक्वल टू 45 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कितना आसानी से ये आपको फटाक से दे दिया। तो बेसिकली ये जो रिजल्ट आया है इस पे आपको मास्टरी और थोड़ा करना है। जो फॉर्मूला आपको बताया गया था, जो पीछे भी ये फॉर्मूला बताए हैं, तो अभी मैं अगर करता तो पूरा ब्लैक बोर्ड और उसके साथ एक और ब्लैक बोर्ड, 2 ब्लैक बोर्ड कम से कम या 2 पेज हमें लगता है पूरा एक्सप्लेन करने में। मतलब मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन फिर लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाते हैं, फिर उसके बाद कुछ उसमें फिर एजम्पशन लेते हैं कि दिस इज दिस, तो फिर ये आता। तो प्रैक्टिस से क्या होता है कि ये सब टाइम हमें बचा कर देता है। जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत है तो जाकर वो ठीक इसके पीछे वाला वीडियो को देखें, वहाँ पर आपका ये सब बातें एक्सप्लेन किया, और जो कंटिन्यूस में देख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपका 45 मीटर पर सेकेंड फटाफट निकल कर आ गया। अब देखिए, तो इसमें कुछ जान नहीं था, बस इस रिजल्ट को आपको कैसे यूज़ करना है वो आना चाहिए। इसीलिए पहले वो आपको इक्वेशन लिखकर और या जो वैल्यू था वो आपको बता दिया। ठीक है, अब आइए दूसरा एक देखिए। ये कह रहे हैं कि एक न्यूट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड v अंडरगोज द हेड ऑन कोलिजन विद द मास नंबर a एट रेस्ट। तो बच्चों न्यूट्रॉन का मास m ले लीजिए, ठीक। इसका मतलब तो यही है, यहाँ पर चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेट द मास बी मास ऑफ न्यूट्रॉन बी स्मॉल m, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो न्यूक्लियस का जो मास है उसका मास कितना हो जाएगा, a है। तो आपको पता ही होगा कि उसका मास क्या होता है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक जैसा लेते हैं। हालांकि उन दोनों के मास में स्लाइटली डिफरेंस होता है, लेकिन अगर हम वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर देखने का मतलब क्या कि मतलब कि अगर हम उस मास को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब मास डिफेक्ट टाइप का है कि छोटे मास से कुछ फर्क पड़ रहा है, तब के लिए अभी हम उन दोनों का मास मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक जैसा मानते हैं। तो m2 जो मास होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ a, यही होगा ना, क्योंकि इसका मास नंबर a है, एट रेस्ट पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, u2 का वैल्यू 0 है और u1 का वैल्यू कुछ होगा u। तो कह रहा कि फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द न्यूट्रॉन आफ्टर द बिफोर कोलिजन सॉरी, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द न्यूट्रॉन्स आफ्टर एंड बिफोर। तो बहुत सिंपल है, न्यूट्रॉन को अगर हम लेट कर लें ऐसा u, तो आफ्टर द इसके बाद कोलिजन के बाद क्या होगा, v1। यही देखा था ना कि अगर इसको टक्कर मार रहा है, बेसिकली देख लीजिए पिक्टोरिकली कि आपको दिखाते रहे कि मास इसका m है और एक m टाइम्स ऑफ a है जो कि रेस्ट पर है और इसको टक्कर मार रहा है, u1 इक्वल टू u से जा रहा है, इसको कोलाइड करेगा। तो कोलिजन के बाद कुछ हलचल होगा, ये रिबाउंड आएगा, किधर जाएगा या उसको लेकर जाएगा। तो खैर हमें रेशियोज ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में ही देना है, न्यूट्रॉन के बारे में है। और ये इसका जो क्या बोला था इसको, मास नंबर, इलास्टिक कोलिजन विद द मास नंबर ऑफ एट रेस्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, इसके लिए न्यूट्रॉन ऑब्जेक्ट तो ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन एक पार्टिकल कह लेते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं पार्टिकल, इज एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, या न्यूक्लियस ही होगा जब स्टडी कर रहे होंगे तो। तो v1 इक्वल टू क्या हुआ था बच्चों, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फार्मूला बार बार इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अभी ये रेस्ट में है तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, 0, यही होगा। तो v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, m1 m है और m2 कितना है, मास टाइम्स ऑफ a है, और यहाँ से m प्लस m टाइम्स ऑफ a हुआ, प्लस u1 के जगह पे u हो गया। तो ये हमारा v1 आ गया क्या, ऐसा। तो यहाँ से हम मास m को कैंसिल कर दें, तो यहाँ से v1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a इंटू यू, ऐसा। v1 इक्वल टू 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a इन टाइम्स u।
ए आ गया v1 का वैल्यू। तो हमें यही चाहिए था, बिफोर तो हमने u लेट कर रखा था, u के टर्म में आ भी रहा है। तो हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर इनिशियल बात करें फॉर न्यूट्रॉन्स के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2, मास उसका m है और u स्पीड है, तो हाफ mu² हो गया। काइनेटिक एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन के लिए कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल अगर करेंगे तो 1/2 m टाइम्स ऑफ a इंटू u²। तो u² के जगह पे 1 - a अपॉन 1 + a। ओह, इसमें मास टाइम्स a क्यों आएगा, ये तो नहीं आएगा ना, क्योंकि न्यूट्रॉन के लिए कर रहे हैं स्पेसिफिकली, इंटू u²। तो यहाँ से 1/2 m u² को बाहर ले लीजिए, तो 1 - a अपॉन 1 + a। तो अब इधर से देखिए चाहे किधर से भी देखिए, रेशियोज ऑफ द इनिशियल टू फाइनल, तो ये इतना तो आपका इनिशियल है ही है, तो ये k फाइनल, तो k काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये वाला पूरा उठकर नीचे की तरफ आ जाए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 - a का और 1 + a का होल स्क्वायर आ जाएगा क्या, ऐसा। तो ये हमें निकालना था। तो ये बात समझ में आया कि इसका यूज़ करते हुए फटाफट से आ गया। तो आपको इसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि टाइम बचा कर देगा। ये इक्वेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें टाइम बचाकर फटाफट मिल जाएगा। तो आप भी समझ सकते हैं, एक बार फिर से रिवाइज आपको बता कर देता हूँ कि अगर एक न्यूट्रॉन था, उसका मास m था, और दूसरा एक रेस्ट ऑब्जेक्ट या रेस्ट पार्टिकल था, उसका मास नंबर a है, तो न्यूट्रॉन के टाइम्स में कितना होगा, m टाइम्स इंटू a, क्योंकि अगर मास नंबर के बारे में आप जानते होंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो दैट इज़ वाई ऐसा लिया। अब वो रेस्ट पार्टिकल मतलब जो पार्टिकल है रेस्ट पर है, उसका वेलोसिटी u है, और जो मास न्यूट्रॉन का है m, वो u वेलोसिटी से जा रहा है, उसको हिट कर रहा है। तो आफ्टर द कोलिजन के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। अच्छा, इसमें पहले ही बोल रखा है कि अंडरगोज द हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, तो हमें इलास्टिक कोलिजन के लिए ही इसको मान के लाए थे, तो इस चलते ऐसा होगा। हेड ऑन से ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हेड ऑन का मतलब सीधा जाके टक्कर मार रहा है, ठीक। अगर वो उल्टा पुल्टा आता तब भी फॉर्मूला ये लगाते। आपको पिछले क्लासेस में आपको दिखाया था कि अगर जिस हिस्सा अगर वो जा रहा है कोई अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें बस करना क्या होता है कि उसका वेलोसिटी जो है निगेटिव में ले लेंगे। अगर दो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे तो एक का पॉजिटिव होगा तो दूसरे का निगेटिव ले लेंगे। उसके बाद की कहानी आपने देख लिया, तो फटाक से इसको नोट डाउन कर लीजिए, या पॉज करके लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कह रहे कि टू बॉल्स, ये मजेदार क्वेश्चन है कि टू बॉल्स ए एंड बी द ईच ऑफ द मास m आर प्लेस्ड ऑन द स्मूथ ground as shown in a figure. This another ball C of the mass m arranged to the right of the ball B as shown. If the velocity v1 is given a ball A rightward direction, find number of collision between the balls when m is less than m and m is greater than m. तो इसको आप ट्राई करिए, सोचिए इसके बारे में। तो ठीक है बच्चों, आ जाइए। तो एक अरेंजमेंट ऐसा गिवन है, उसके बारे में सोचते हैं। तो टू बॉल्स ए एंड बी द ईच ऑफ द मास m है, तो इसका m आप ले ही सकते हैं, ठीक। करेंगे अनदर बॉल C, उसके बाद है इफ द वेलोसिटी v1 इज गिवन टू द बॉल A इज द राइटवर्ड डायरेक्शन, इस तरह देता है v1। विजिबल होगा, नहीं विजिबल है तो मैं अब विजिबल कर देता हूँ। v1 से ऐसे जा रहा होगा, ऐसा, ठीक। मतलब आपको अगर नहीं अगर दिख रहा हो तो यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, m v1 से जा रहा है, इसको A कह देते, इसको B, और C यहाँ पर ऐसा है चुपचाप, जिसका कैपिटल मास m है। तो जब इसको ये हीट मारेगा, ऐसा करेगा या कोलाइड करेगा, कोलिजन बिटवीन द बॉल्स इन द केसेस क्या क्या होगा, फाइंड नंबर ऑफ कोलिजन बेसिकली बताना है। तो एक कोलिजन तो इसके साथ तो होगा, ये तो बात तय है कि m इसका वेलोसिटी है, v1 है, रेस्ट पर है। और उसके बाद ऐसा कि इसमें कैसा कोलिजन हो रहा है, स्मूथ है और सब कुछ इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ऐसा नाम लिया है क्या। टू बॉल्स एंड विद द मास m आर प्लेस्ड द स्मूथ ग्राउंड एज शोन इन ए फिगर, द अनदर बॉल C ऑफ द मास m अरेंज्ड टू द राइट ऑफ द बॉल, द वेलोसिटी v1 इज गिवन द बॉल राइटवर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द।
अच्छा, इसमें गिवन नहीं है तो हम इसका क्या मानेंगे, इलास्टिक कोलिजन ही मानेंगे। जब तक वो ना बताए तब तक हम भी ना कुछ कहेंगे। मतलब ना कहेंगे का मतलब कि हम और एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। अगर नहीं गिवन है तो हम उसको इलास्टिक कोलिजन जैसा उसको मानेंगे। ठीक है, तो आफ्टर द कोलिजन तो ये क्या होगा, जैसा हम जानते थे कि अगर सेम मास होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता था, पीछे के फॉर्मूला में आपको बताए थे। तो इसके बाद इस m का जो है ये वाला a यहाँ पर आ जाएगा और b कहीं यहाँ पर होगा और c को ऐसा टक्कर मारने वाला होगा। ये b की कहानी है, a इधर से, क्योंकि आप इलास्टिक कोलिजन में होता है तो v1 अगर है और दोनों का सेम मास है तो थोड़ी देर के बाद वो m जो a वाला ऑब्जेक्ट है या ब्लॉक a है वो रेस्ट में आ जाएगा और b वहाँ से सेम वेलोसिटी से ऐसा मूव करेगा v1 से ही। तो दूसरा कोलिजन इसको मारेगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए, 2। तो अब जरा इसको देखते हैं कि आफ्टर द हिट मारने के बाद यहाँ v1 होने के बाद इन दोनों का रिस्पेक्टिव वेलोसिटी क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ b और वेलोसिटी ऑफ c के बारे में देखें। तो वेलोसिटी ऑफ b कितना हो जाएगा बच्चों, बड़ा वाला मास m, इसको कर लेते हैं माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू v1 जैसा दे रखा है, और उधर वो रेस्ट में है। जब वो हिट इसको लगा रहा है दूसरी बार, जब इसको हिट कर रहा है तो c तो रेस्ट में है ना, क्वेश्चन में गिवन है। इसका u2 0 है, तो ये वाला पार्ट तो पूरा शून्य हो जाएगा। तो ये हमारा v मतलब आफ्टर द कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ b का आ जाएगा। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ c कितना हो जाएगा, 2m मतलब 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। तो m प्लस कैपिटल M इंटू फिर से u और ये वाला 0 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें क्या बोला है, m इज लेस देन माइनस m, m इज लेस देन माइनस m। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं ना कि m माइनस m इज ग्रेटर देन 0। थोड़ा बहुत मैथ लगाइए और उसको पता करिए, यहाँ पर इस साइड में आएगा तो हम बोल सकते हैं माइनस m प्लस m इज लेस देन 0, माइनस कॉमन लेंगे तो m माइनस m इज लेस देन 0। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, ठीक है, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है, मतलब m प्लस m तो पॉजिटिव ही होगा, 2m में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पूरा का दोनों पॉजिटिव हुआ। तो उसके बाद जब टक्कर मारने के बाद देखिए वेलोसिटी ऑफ b और वेलोसिटी ऑफ c, तो उन दोनों का वह पॉजिटिव है, फिर वो दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएंगे और फिर एक दूसरे को कभी टक्कर नहीं मारेंगे। और ऐसा इसलिए भी आप कह सकते हैं कि इसका उसके मास का ये डबल है 2m, तो उससे फिर हम एक कह सकते हैं कि vc इज ग्रेटर देन vv होगा। तो यहाँ पर देखा जाए मतलब कि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्दर फिर क्या होगा कि ये वाला कुछ इधर से जा रहा होगा, कुछ इधर जा रहा होगा, और ये दोनों उसके बाद फिर कोलाइड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और उससे vc का वैल्यू vv से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पास मोमेंटम भी ज़्यादा है। आप यहाँ से करके भी देख सकते हैं, कंडीशन से वहाँ से लगा के देख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन यहाँ पर जो पूछा था कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे बच्चों, 3, क्योंकि एक बार इसको मारा और फिर b वाला c को मारा, और c के बाद उन दोनों का वेलोसिटी b और c का वैल्यू पॉजिटिव है। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन b2 ऐसा होगा। अब उसका दूसरा केस देखिए कि इसी में अगर m इज ग्रेटर देन m, तो ये वाला इस पे अगर कोलाइड करता, एक कोलिजन तो हो गया, और फिर सेम सिचुएशन फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा कि b इस पे c पे रहेगा। अब सिंस मास उसका उससे ज़्यादा है m माइनस m, तो वो क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो उसको हिट करेगा, तो c वाला तो इधर जाने लगेगा, और m उसका सिंस मास ज़्यादा है तो निगेटिव में वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ से m माइनस m और m इज ग्रेटर देन m, सो दैट थिंग बिकम निगेटिव, मतलब सेकेंड कोलिजन में या जो कंडीशन जब m इज ग्रेटर देन m है, तो उससे क्या होगा कि ये वाला ब्लॉक जो b वाला है फिर वापस आके जो a पे तो रेस्ट पर था क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा था, यहाँ से हिट मारा, a वाला रुक गया था और b आगे की तरफ बढ़ गया था। तो b वाला जो है वो पीछे की तरफ फिर वापस कोलिजन होने के बाद आएगा और फिर रेस्ट में है तो फिर उसको हिट मारेगा, तो b रुक जाएगा, फिर a आगे की तरफ चलते जाएगा, यही होगा ना, क्योंकि फिर से इलास्टिक कोलिजन ही होगा। और अब रेस्ट में है तो फिर इसका वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। तो जब दूसरी बार जब b आएगा तो b रेस्ट में आ जाएगा और ये फिर आगे की तरफ मुड़ते हुए जाएगा, फिर फर्दर कोई कोलिजन नहीं होगा क्योंकि ये वाला इधर की तरफ चला गया और c वाला इधर की तरफ चला गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 कोलिजन तो था जब इस सिनेरियो में व्हेन m इज ग्रेटर देन कैपिटल M इज ग्रेटर देन m हो गया, तो उसके बाद
ये राइटवर्ड चला गया और ये वाला लेफ्टवर्ड जाते जाएगा और वी रेस्ट में आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए सेकंड केस में? जब ये ऐसा केस होगा m इज ग्रेटर देन m, तो कहेंगे यहाँ पर 3 कोलिजन विल अकर। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये मजेदार क्वेश्चन था ना, आपके दिमाग को थोड़ा हिलाने के लिए, समझाने के लिए, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इस क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल is transformed to a stationary particle when moving particle strike the stationary particle of mass of 9 times of mass, equal mass and 1/19 of its mass। क्वेश्चन आप भी एक बार पढ़ सकते हैं, मन ही मन पढ़ लीजिए और फिर ट्राई करने की कोशिश करिए। कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफॉर्म टू ए स्टेशनरी पार्टिकल when moving particle strike with a stationary particle of mass 9 times of in mass। तो पहले का अगर मतलब समझते हैं, उसमें क्या कर रहा है कि एक मास है m और u वेलोसिटी से जा रहा है, और इसी को अगर केस मान लेते हैं 9m का एक पार्टिकल है, उसको जाकर हिट कर रहा है जो कि रेस्ट पर है, ऐसा कुछ कर रहा होगा। तो कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर टू स्टेशनरी। ये वाला इसको कितना ट्रांसफर कर रहा होगा ये बताना है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अगर देखें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 m इंटू यू स्क्वायर, यही होगा ना। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फॉर दिस ऑब्जेक्ट m के लिए, अब ये तो रेस्ट में है, अब जितना वेलोसिटी ये गेन करेगा 9m वाला, उतना ही काइनेटिक एनर्जी इसका ट्रांसफर होगा इससे, यही बोला है ना। तो हम इसी का क्यों ना वेलोसिटी निकाल लें। तो आफ्टर द कोलिजन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द 9m? सो हियर इज m इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट सपोज, और ये वाला सेकंड है। तो हमने जान m1 m2 के अगर टर्म में अगर देख लें तो यहाँ से v2 का वैल्यू क्या आपको बताया था, 2m2 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u, और इधर लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो उस पार्ट में तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि रेस्ट में है u2 वाला। ऐसे अगर लिखना है तो मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको जितना बार आप देखोगे आपके दिमाग में धीरे धीरे एम्बेडेड होगा और वो जाके रस बस जाएगा। तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, तो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी 0। तो v2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 मास m1 m है और यहाँ से m1 प्लस m2 का सम, इसका 9m है और इसका m है, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 10m और इंटू u, तो यहाँ से कितना आ गया, u/5 मीटर पर सेकंड v2 का वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी जो हम इसका देखें सेकंड या फाइनल कह लीजिए इसको, क्योंकि उसी के विथ रिस्पेक्ट में कितना ट्रांसफर हुआ है हमें पता चलेगा क्योंकि इसके पास तो कुछ है नहीं। व्हाट एवर द काइनेटिक एनर्जी विल गेन, ये किससे गेन कर रहा होगा, पहले वाले से गेन कर रहा होगा, तो उसी का क्यों ना निकाल लिया जाए। तो 1/2 m इंटू u/5, तो u/5 का स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो गया, 1/2 m u स्क्वायर इंटू 1/25। तो इसको जानबूझ के इस फॉर्म में लिखा क्योंकि अभी एक इधर जाएगा, इसी को अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज देखना है तो फाइनल वाला के इक्वल ही है ना, अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर लेते हैं तो इक्वल टू कितना आ गया, 1/25। ये देखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल था तो हाफ m u स्क्वायर इंटू 1/25, तो इस इनिशियल को इधर डिवाइड कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1/25 इंटू 100 कर दिए तो कितना आ जाएगा। हाँ, एक इसमें से और गड़बड़ी था, वो लग ही रहा था कि कुछ छूटा हुआ है क्या। तो ठीक है बच्चों, तो इसमें एक ये था कि जैसे काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर ले रहे हैं तो इस 9m ऑब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं, तो 9m ऑब्जेक्ट के लिए इसका मास भी कितना होगा, 9m होगा। तो यहाँ पर ये 9m होगा, तो उसी के चलते क्या होगा कि एक 9 यहाँ पर भी आएगा 9/25,
तो यहाँ से 4 हुआ तो कितना आ जाएगा 36% इसका एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो पूछा था ना कि व्हाट द परसेंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो ये वाला जो मास है 9m से जब टकरा रहा होगा तो 36% ऑफ मास विल बी ट्रांसफर्ड ऑफ टेक प्लेस। ठीक है, तो ये बात समझ में आपको आया होगा। अब इसी का देखिए दूसरा वाला इक्वल मास अगर है तब क्या होगा, तो दूसरे केस में तो खाली काइनेटिक एनर्जी हमें फाइनल अगर देखना है और उसका वेलोसिटी नहीं कराना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो कितना होगा, हाफ एम यू स्क्वायर होगा और हाफ एम यू स्क्वायर होगा। तो अगर V2 का वैल्यू देखा जाए इक्वल मास पे तो 2m इक्वल मास, तो उसका मास भी m है, मतलब कि यहाँ पर m1 का वैल्यू m है और m2 का भी वैल्यू m है, दोनों का सेम मास है। तो यहाँ से 2m अपॉन m प्लस m इंटू यू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा m u बाई मतलब 2m बाई 2m, तो u से इसका वैल्यू u आ जाएगा। और वैसे भी इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब वो वाला रेस्ट में हो जाएगा और दूसरा वाला चलने लगेगा। तो मतलब 100% तो वैसे होगा ही होगा। हम यहाँ से बता दे रहे हैं कि 1/2 mu स्क्वायर, देखिए एग्जैक्टली वही आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ऐसा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू 1 आ जाएगा, और दोनों साइड में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100, यानी कि 100% पूरा का पूरा उस पर ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये बात यहाँ पर हुआ, समझ में आया होगा आप लोग को। कि वैसे भी जानते हैं, थ्योरेटिकली भी हम बोल सकते हैं ना कि अगर दो मास है आपस में अगर हेड ऑन कॉलिजन अगर होता है और या इलास्टिक कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है, तो एक का मास अगर v1 है, एक का वेलोसिटी v1 है, दूसरे का v2 है, तो वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज कर जाता है। और इस केस में क्या था कि सेम मास पे था ही था, तभी हम इसको ऐसा बोल पा रहे हैं। और उसका वेलोसिटी एक्सचेंज कर जाएगा तो एक रुक जाएगा और फिर दूसरा वाला चलने लगेगा, तो 100% काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा। तो यहाँ से आप चाहें तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले का सेकंड। अब इसके बारे में जा रहे हैं 1/19 ऑफ इट्स मास। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि सपोज m1 इक्वल टू m है और m2 इक्वल टू m/19 है, तब काइनेटिक एनर्जी का कितना ट्रांसफर टेक प्लेस होगा अगर इस तरह का कोलिजन हो रहा है। तो फिर से हम उसको v2 का वैल्यू देखें, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ तो u से तो जा ही रहा है ना, तो हर बार तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 mu स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल लाने के लिए यहाँ पे पहले ही लिख दे रहा हूँ कि 1/2 m/19 इंटू दैट मच ऑफ द वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी जैसे ही आएगा v2 का उसको लेकर आ जाएंगे। तो इसमें कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ m1, तो m तो m ही है, प्लस m/19 इंटू यू, यही होगा ऐसा। तो इसमें क्या होगा कि आप 1 प्लस अगर करते हैं तो 20/19, तो 10 बाई, मतलब इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो 20/19 मास m होगा इंटू यू। तो ये दोनों कैंसिल हुए तो कितना हो जाएगा 19/10u, इसका v2 का वैल्यू होगा ऐसा। तो इसका वैल्यू यहाँ पर रखें 19/10 का स्क्वायर इंटू यू, तो कितना हो जाएगा 1/2 mu स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 19/100 ऐसा है ना, क्योंकि 19 इंटू 19, एक तो 19 अपने घर गया और 10 इंटू 10 100 हो गया, तो m/19 से इसका हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल आप देखेंगे तो इतना आया, और इसको इतने से डिवाइड करके उसका परसेंटेज अगर निकालना होगा तो 19% का ट्रांसफ़र का टेक प्लेस होगा। ठीक है, तो इसको आइए यहाँ से लिख देते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो 19% एनर्जी का ट्रांसफ़र टेक प्लेस होगा। तो इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि सोइंग डाउन द न्यूट्रॉन
in a nuclear reactor of the neutron is the high speed 10 raised to the power typical 10 raised to the power 7 meter per second must be slowed down to 10 raised to the power 3 meter per second so that it can have the high probability of interacting with the isotopes U-3592 uranium and causing it to fission so that a neutron can lose the most of kinetic energy and the elastic collision with the light nucleus like deuterium or carbon which has the mass of only a few times of the neutron mass. So फिर कह रहा है कि the material of making of light nuclide and usually heavy water D2O और graphite is called moderator. तो इस कहानी में आप देख पा रहे होंगे कि जो पैसेज जो लिखा हुआ है इसका कहीं कोलिजन से क्या मतलब है। तो मतलब ये आपको इस तरह का कहानी ऐसा बना है कि बोरिंग टाइप का और पहले ही आप देखकर वहाँ से क्वेश्चन से एग्जिट कर जाइए। तो इसीलिए इस तरह का रहता है। तो आपको पेशेंस अपना लूज़ नहीं करना है। इसमें बेसिकली कोलिजन का बहुत बेसिक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है जो आप अभी करके देखेंगे। उसी को देखो और मैं आसान भाषा में कर दिया। अभी इसका मतलब बता रहा हूँ न्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन क्या क्या बोला है। एक बॉडी ऑफ मास m at rest is struck by a moving body of mass small m. Prove that fraction of the kinetic initial energy of mass m is transferred to the struck of bodies the 4m m upon m plus m whole square. So in and the elastic collision. तो अभी तक हमने जो पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था एग्जैक्टली वैसा ही है। वहाँ पर m और m कर दिया और कितना उसका फ्रैक्शन ऑफ चेंज हुआ और उसके बाद इसका क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पर मान लीजिए न्यूट्रॉन है और दूसरा आपका यहाँ पर बोला है ना कि लाइक द ड्यूट्रियम और कार्बन से अगर हिट कर रहा है तो आपको शो करके दिखाना है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन उसके पास इतना ही बचा या काइनेटिक एनर्जी इतना ट्रांसफर हुआ है। तो इसमें आप उस जो एक कहानी जो लिख रहा है कि न्यूक्लियर मतलब ये बता रहा है कि आप जानते होंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन में कहीं भी अगर होता है तो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए ड्यूट्रियम या हैवी वाटर या जो उसका एक और वर्ड है ग्रेफाइट इसको यूज़ करते हैं उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो न्यूट्रॉन जब मूव करता है और इससे टकराएगा तो टकराएगा या यूरेनियम से जब उसको हिट कर रहा होगा तो उसके चलते इमेंस एनर्जी निकलता है। तो यूरेनियम क्या है एक तरह का हैवियर है मतलब एक 292 का मान लीजिए और एक m है तो उससे कोलिजन होगा। तो हमें उस कोलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली देखना है कि हमारे लिए क्या है वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या है। मतलब कॉन्सेप्ट तो हम जानते ही हैं कि इसको क्या करते हैं कि यूरेनियम को अगर न्यूट्रॉन वहाँ पर हिट करता है तो उसके बाद फर्दर वो दूसरे दो छोटे में ब्रेक डाउन होता है और कुछ फिर न्यूट्रॉन निकलते हैं फिर वो न्यूट्रॉन फिर हिट करते हैं और ऐसा एक चैन रिएक्शन चल पड़ता है और एनर्जी काफ़ी सारा रिलीज होता है जो हम इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स बिजली बनाने में या बम फोड़ने में या लोगों को मारने में वगैरह वगैरह। तो एक हुआ उसका कोलिजन से क्या लेना देना है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें उसको बताना है कि क्या हुआ होगा। तो उसी को इस पूरे पैसेज को यहाँ पर इस 4 लाइन में मतलब कि आसानी से सिंप्लीफाइड करके करा कि ये बताओ आप पहले तो वो अपने आप आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मास m है और u स्पीड से सपोज जा रहा होगा और इसका मास कैपिटल M है और रेस्ट में है यही हुआ होगा। तो अगर हम इसका वेलोसिटी देखें कैपिटल मास m वाले का तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा आफ्टर द कोलिजन v2 2 times of m upon m plus capital M into u and that part is शून्य। that part of शून्य क्या मतलब कि u2 तो आपका 0 है ना और u1 कह लीजिए u है ऐसा। तो अगर इसका काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें फाइनल का तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2m अपॉन m प्लस फाइनल वाले का देखना है ना तो कैपिटल M ना 1/2 कैपिटल M क्योंकि ये गेन करेगा वही एनर्जी का ट्रांसफ़र का टेक प्लेस होगा अपॉन 2mu अपॉन m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 m इस m और यहाँ से 2 जो 4 है तो इसको 4 और लिख लीजिएगा। इसको कट मत करिएगा अभी ये आप जो लोग लिख रहे होंगे तो उसको मैं बता रहा हूँ कैसे। तो 4m स्क्वायर तो एक m उसके साथ कर लीजिए और एक m को बाहर ले लीजिए mu स्क्वायर अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है क्या बच्चों देखो तो रीअरेंज करके m
ये 4m² u² हुआ, तो एक m को 2 बार मैं ब्रेक कर दिया mu², तो यहाँ का जो हाफ है और यहाँ से हाफ mu² है, तो इसको आप बाहर कर सकते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है इसी से ही इसको जान ट्रांसफ़र किया होगा 1/2 mu², ऐसा किया है ना। तो अब इसको अगर हम यहाँ से निकालें, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसको आप याद रखिएगा, या चलो यहीं पे लिख देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, ऐसा ये चीज़। तो इस पेज पे बता दे रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो उसमें आप देखेंगे कि जितना वो वैल्यू आया था mu² वाला उधर था और यहाँ पर कितना था 4/2, तो 4 तो इंटैक्ट रहेगा, कैपिटल मास m इंटू m इतना रहा, और यहाँ से m + m का होल स्क्वायर, यही बचेगा क्या। अब जैसे ही आप इसको रीअरेंज करेंगे, इसको mu² को उधर लेकर जाइए, तो ये वाला डिवीजन में मतलब mu² अपॉन 2 को इसको काइनेटिक एनर्जी बोलकर इधर पे लैंड करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4mm इंटू 4mm अपॉन m + m का होल स्क्वायर, तो ऐसा मिलेगा। यही हमें प्रूफ करना था क्या, देखिए तो अगर विजिबल नहीं है ऐसा, ये हमें प्रूफ करना था, जो कि हम यहाँ से इसको लेते हैं। तो NCERT का है बच्चों, तो इसीलिए इसको बताया बेसिक क्वेश्चन था कि आपका और से बेसिक आपका काम कर जाए। अब वो बोला था कि इसको प्रूफ करके दिखाओ कि ड्यूटेरियम में है तो उसका कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि m का वैल्यू तो m ही है, और कैपिटल M का वैल्यू कितना हो जाएगा ड्यूटेरियम के लिए 2m हो जाएगा, क्योंकि ड्यूटेरियम आपको पता होता है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है और उसके 2 टाइम्स होता है, मतलब इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए इसका मास नंबर 2 होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, इन केस ऑफ ड्यूटेरियम, और दूसरा में इसको क्या बोला है कि ग्रेफाइट के लिए लिया है, तो ग्रेफाइट का कितना हो जाएगा 12m, क्योंकि कार्बन का ही होता है आइसोटोप, यस एलोट्रॉप्स, तो उसमें उसके 12 टाइम्स होगा। तो इन केस फॉर कार्बन, तो उस समय कितना होगा फ्रैक्शनल चेंज। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अगर करें एक फर्स्ट पार्ट के लिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4, मास उसका कितना है 2m इंटू m अपॉन 2m + m का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 × 2 = 8, और यहाँ से 1 + 2 + 1 = 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 8/9 हुआ, तो 0 पॉइंट कितना आ गया 9 के आसपास आएगा। तो मतलब आप कह सकते हैं कि 90% हुआ। तो इसीलिए बोला था ना उधर क्वेश्चन में कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। देखिए अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो बोलेगा कि सो दैट अ न्यूट्रॉन कैन बी लॉस इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द इलास्टिक कोलिजन विद द लाइट न्यूक्लियस लाइक द ड्यूटेरियम और कार्बन हैज़ द मास ओनली द फ्यू टाइम्स ऑफ द न्यूट्रॉन मास। तो देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी लॉस कर रहा है, तो 90% तक अगर कोई लॉस कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द ही कहलाएगा, 50 से अगर ज़्यादा होगा तो ठीक है। तो इसीलिए हमने उसको प्रूफ करके आपको दिखाया। तो यहाँ पर ऐसा बना, ये कहाँ का है, ये ऐसा 90% लूज़ हुआ। तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा बाकियों के क्वेश्चंस में। अच्छा रुक जाओ, इसके बाद ही एक बात सब लिखना, सेकंड नंबर में क्या है, तो अगर उसका लूज अगर निकालें काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स 2, यहाँ पर 12 हो जाएगा इंटू m² अपॉन 9m 12m + m कितना हो जाएगा 13m का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 48/169। तो 48/169 करिएगा कुछ तो आपको मिलेगा। तो यहाँ से भी कुछ लगता है कि अगर डॉट अगर लगाएंगे 0 पॉइंट तो 170 मान लीजिए, तो 0.28 ऐसा मिलेगा। तो 28% मतलब उसका फ्रैक्शनल पार्ट उसका 0.28 आ रहा है, तो उसका अगर परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो 28% के कुछ आसपास आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से भी लूज़ हो रहा है। तो इसके लिए भी कुछ बोला हुआ है, देखिए कह रहा है कि इलास्टिक कोलिजन इज द न्यूक्लियस लाइक द ड्यूटेरियम और कार्बन विच हैज़ द मास ऑफ द फ्यू टाइम्स ऑफ द न्यूट्रॉन मास द मटेरियल ऑफ दिस इज। तो लॉस तो हो ही रहा है, उससे कम है, तो इसको लिख लीजिए।
ठीक है, ऐसा था। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ द 2 मीटर, द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इज 0.6। ठीक है, तो यहाँ से किसी हाइट से h हाइट मान लीजिए और कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इसका 0.6 है, गिरा रहा है। टू व्हाट हाइट विल बी द बॉल रिबाउंड। ठीक, तो एट व्हाट हाइट विल बी द बॉल रिबाउंड, तो इसको h डैश कह लेते हैं। तो अभी जब वो हीट कर रहा होगा तो कुछ u स्पीड से आ रहा होगा और यहाँ से कुछ या v स्पीड से मान लीजिए ऐसा, और v डैश से निकल रहा होगा, यही होगा। h हाइट से इस बॉल को अगर हम यहाँ से ड्रॉप कर रहे होंगे तो ये हीट होने के बाद कुछ v डैश से होगा। तो v डैश के बारे में क्या ख्याल है बच्चों, आपको बताया गया था v डैश अपॉन v, यही ना, कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो इतना होगा। तो v डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, e इंटू वी। ठीक, अच्छा v का ही वैल्यू क्या होगा, अगर थर्ड इक्वेशन को लगाएं या अपना एनर्जी कंजर्वेशन को लगाइए। आप या तो ये भी कर सकते हैं कि 1/2mv², जब यहाँ पर हीट कर रहा होगा तो हाफ mv² हो रहा होगा, और उसके पहले उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, h हाइट पर है तो mgh, m से m कैंसिल हुआ, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2gh। तो v डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, e टाइम्स ऑफ √2gh, ऐसा। ठीक है, अब इसमें फिर से वापस अगर इक्वेशन कंजर्वेशन करा दें या आप थर्ड इक्वेशन के पास जाइए। चलिए इस बार थर्ड इक्वेशन से इसको कर देते हैं, आधा उसको समझा दिया उधर एनर्जी से और आधा आपको इक्वेशन से बता देते हैं। तो जब मैक्सिमम हाइट पर h डैश पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका, 0। तो 0 इक्वल टू, जब यहाँ से निकला होगा तो v डैश इसी स्पीड से गया होगा, e √2gh का स्क्वायर माइनस 2gh डैश, ये निकालना होगा, यही ना। देखिए ध्यान से, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो फाइनल स्पीड 0 और इनिशियल स्पीड इसका कितना होगा, v1 या v डैश कह लीजिए, और v डैश का वैल्यू कितना है, e टाइम्स ऑफ √2gh, तो उसको वहाँ पर पुट कर दिया आमने सामने, मतलब कि जब सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा e² हो जाएगा 2gh इक्वल टू 2gh डैश, तो 2g से 2g कैंसिल हुआ, तो h डैश का वैल्यू कितना आ गया, e² इंटू h, e² इंटू h तक हाइट तक हो जाएगा। अच्छा e का वैल्यू हमें पता है क्या, अच्छा 2 मीटर भी पता है, ठीक है, वो दे रखा है। तो e का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 0.6 का स्क्वायर इज 0.36, और हाइट कितना है इसका, 2 मीटर। तो रिबाउंड जब करेगा तो कितना होगा ये, 72, तो 0.72 मीटर तक रिबाउंड करेगा। ठीक है, ये मीटर है, नॉट एम, स्मॉल एम। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखते हैं क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन इसीलिए बताया जाता है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम द हाइट ऑफ द 3.6 मीटर, इट रिबाउंड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ हाइट 1.6 मीटर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ऑफ द मटेरियल बॉल। तो ठीक उसका रिवर्स है जो अभी पीछे किए थे। इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर 3.6 मीटर से हाइट से वो गिर रहा है, इसको h1 कह लीजिए, और जब वो जा रहा है इसका h2 वैल्यू कर लेते हैं, और इसका वैल्यू कितना है, 1.6 मीटर की हाइट तक जा रहा है। तो जब ये आ रहा होगा तो कुछ v1 स्पीड से हीट कर रहा होगा, तो जब जा रहा होगा तो v2 स्पीड से निकल रहा होगा, यही काम हो रहा होगा जो पीछे हमने किया था। तो v1 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, √2gh1 ही कर देते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे इसका। v2 का जो वैल्यू होगा e टाइम्स ऑफ v1, ऐसा, क्योंकि v2/v1 का वैल्यू कितना होगा, e, आप कह रहे होंगे निगेटिव, चलो आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन ही हम उधर जब ले रहे हैं तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो e इक्वल टू √2gh1 होगा जो कि v2 है। तो अब थर्ड इक्वेशन में जब इसको पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू e² 2gh1 माइनस 2gh2
H2 ऐसा। अगर चाहो तो यहाँ पर बीच में मैं इंसर्ट कर देता हूँ थर्ड इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू ये EV1 या V2 स्क्वायर इनिशियल है माइनस 2GH2 ऐसा। V2 का वैल्यू है, थर्ड इक्वेशन लगाए तो U फाइनल स्पीड उसका जब यहाँ पर आ रहा होगा तो हाइट इस पे 0 होगा ना, फाइनल वेलोसिटी, तो इसीलिए। और उस समय इसका स्पीड जब निकल रहा होगा आफ्टर द कोलिजन के बाद V2 होगा, तो E स्क्वायर ऐसा होगा। तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो E स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH1 इज इक्वल टू 2GH2, तो 2G कैंसिल हो गया, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ H2/H1 ऐसा। तो H2 का वैल्यू कितना हुआ 3.6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 1.6, तो कितना हो गया 6/4, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद निकलेगा तो 6/4 होगा, तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.5। ऐसा E का वैल्यू 1.5, तो E का वैल्यू 1 से ज़्यादा आने लगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। H2 कितना था, कम हाइट वाला था ना। हाँ, तो आप उसको ऐसे भी अलर्ट रहिएगा बच्चों, अगर आप एग्जाम में हैं E का वैल्यू मोर देन 1, तो रेयरली ही मिलता है, तो इसको हटाएंगे कि 1 पॉइंट नहीं, वो लिखने में उसका वैल्यू पुट करने में इंटरचेंज हो गया है। तो यहाँ से ये इसको हटा लीजिए। बेसिकली क्या था कि H2 का हाइट था ना, जो लोअर हाइट पे गया था 1.6 मीटर यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1.6 अपॉन 3.6, तो जब इसको आप करेंगे 16/36, तो 4/6 मतलब 2/3 आएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है कि बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h, इट रिबाउंड्स फ्रॉम द ग्राउंड नंबर ऑफ टाइम्स, गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इज g, टू व्हाट वाइड डज द गो आफ्टर द nth रिबाउंडिंग। मतलब यहाँ पर ऐसे किया होगा, तो कुछ h हाइट से ओरिजिनली, तो आने के बाद फिर ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे गया, एंड सो ऑन, ऐसा वो करते जा रहा है। मतलब वो कम ही हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं होगा। तो nth टाइम पे कुछ ऐसा हो रहा होगा, तो हमें वो बताना है। तो एक चीज़ आप तो जानते होंगे कि मान लीजिए कि जब ओरिजिनली वो हिट कर रहा होगा h हाइट से, तो उसको मान लीजिए V0, और जब वो जा रहा है तो V1, पहली बार जब गेन कर रहा होगा, तो E का वैल्यू कितना होगा आपका, V1 अपॉन V0, यही होगा ना। अगर पहली बार में आपको यही सिखाया था कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच वेलोसिटी V0 है और जाने का वेलोसिटी कितना है V1, तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा V1/V0। अच्छा, जब दूसरी बार होगा, ये फर्स्ट केस में ऐसा हुआ पहले टाइम, जब सेकेंड टाइम में अगर हो रहा होगा तो फिर V1 से जब गया होगा तो टकरा रहा होगा V1 से ही, और जब जाएगा तो इसको आप कह लीजिए V2 से। ये तो पता है ना जिस हाइट से आता है, मतलब मान लीजिए कि अगर V1 से है तो उसी हाइट से फिर आएगा और फिर टकराएगा उसी से V1 से ही, और फिर उसके बाद V2 से निकलता होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि V2/V1 ए। फिर ऐसा ही आप कह सकते हैं कि V3/V1 होगा, डॉट 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 इक्वल टू Vn होगा, तो Vn-1 उसके ठीक एक नीचे पहले तक का होगा। तो E का वैल्यू ऐसा होगा क्या बच्चों, बताओ तो। बिल्कुल यही होगा। तो ये कितने बार आए होंगे, n पेयर बना ना, 1 2 3 4 5 n, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो e⁻n, मतलब इसको e दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से कितना होगा ऐसा V1/V0 इंटू V2/V1 इंटू V3/V1 इंटू डॉट 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 इंटू Vn/Vn-1। तो यहाँ से क्या होगा कि V1 कैंसिल, अच्छा यहाँ पे 2 होना चाहिए, वही तो कह रहा हूँ कि बचा कैसे, V2
एंड डॉट डॉट डॉट। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म का केवल वी नॉट बच रहा है और लास्ट टर्म का केवल वी एन बचेगा, ऐसा। तो ई एन इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा वी एन अपॉन वी नॉट, ऐसा। ये चीज़ हमें आपको समझाना था। तो वी नॉट अगर एच हाइट से है, क्वेश्चन में मेंशन है क्या, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट एच, ठीक है, मेंशन है, तो हाइट एच से मैं इस पे आ रहा होगा, तो nth रिबाउंड के बाद इसको मान लेते हैं एच डैश हुआ होगा, यही हुआ होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये वी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, अगर थर्ड इक्वेशन होगा तो इतना तो डिस्कशन के बाद आपको ये आराम से लिख सकते हैं ना कि √2gh होगा। तो क्यों ना इसको √2gh यहाँ पे लिख लिया जाए। तो e रेज टू दी पावर n √2gh अपॉन √2g। सिमिलरली सेम रीजन से अगर इसका वी एन वेलोसिटी अगर हो रहा होगा तो उसके लिए कितना हो जाएगा, एच डैश अगर है तो 2gh डैश होगा, ऐसा। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो 2g तो अपने घर चले जाएंगे। देखो फिर उसमें उल्टा हो गया है लिखने में, तो इसको हटा लीजिए। वी नॉट का वैल्यू कितना आया है, √2gh, तो वी नॉट की जगह पे पुट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से √2gh डैश, तो 2g कैंसिल होगा, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो e रेज टू दी पावर 2n आएगा और h इधर आ जाएगा इक्वल टू h डैश। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आएगा, h डैश इक्वल टू e रेज टू दी पावर 2n इंटू h। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्फीयर ऑफ मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी u हिट द अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ द सेम मास m if e is the coefficient of restitution what is the ratio of the velocities of the two sphere after the collision। ठीक है, कह रहा है कि स्फीयर ऑफ मास m है, मूविंग विद द वेलोसिटी u हिट्स द अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ सेम मास। तो m का है और u से जा रहा है और m यहाँ से रेस्ट में है, इसका इनिशियल वेलोसिटी। तो आफ्टर द कोलिजन के बाद ऐसा, आफ्टर कोलिजन लिख ही देता हूँ, तो m1 वाला v1 से जाएगा और m2 वाला v2 से जाएगा। कह कि ऐसा क्यों नाइंसाफ़ी, अभी तो बोले थे कि सेम मास होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। तो होता है, कब होता है, जब ये इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। अभी क्या बोला कि इसका कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ई है, इसमें मेंशन किया है ना कि इफ ई इज द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, तो फिर ये क्या हुआ, जैसे ही मेंशन ई की बात किया तो फिर ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं हुआ, तब आपस में इंटरचेंज नहीं होगा, तो फिर उसका कुछ वेलोसिटी v1 v2 होगा। ये बात समझ में आया क्या आपको? तो ये बात आया तो अच्छी बात है, क्योंकि m उसका मास u है, दूसरे का u दूसरा है, और m1 v1 और v2 से जाएगा। तो अब e के लिए आप कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। अच्छा, रेशियो तक ही पूछा है कि उनके बाद का वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, v1 और v2 का वैल्यू क्या होगा, एक तरीके से, है ना। या हमसे पूछ रहा है कि v1 बाई v2 का बताइए क्या होगा। तो u जो एजम्पशन किया वो अपने आप कैंसिल होकर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए इसमें अगर इस तरह का है और कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का मेंशन दिया हुआ है, तो हम एक इक्वेशन तो यहाँ से ला सकते हैं ना कि मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मोमेंटम कंजर्व होगा तो m इंटू यू प्लस m इंटू शून्य, यही होगा ना, इनिशियल मोमेंटम इन दोनों का इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m इंटू v1 प्लस m इंटू v2। m कैंसिल हो गए, तो यहाँ से क्या मिला, v1 प्लस v2 इक्वल टू u होगा, इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा कि अगर v1 प्लस v2 का वैल्यू u आ गया। दूसरा कि इक्वेशन लाने के लिए, क्योंकि v1 और v2 लाने के लिए है, तो e के बारे में आपको क्या बताया था बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, यही बताया था ना। आपको याद करिए कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन के डेफिनेशन में, तो u2 तो शून्य है, रेस्ट पर है,
और u1 का वैल्यू कितना है u, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि v2 माइनस v1 इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ u, इक्वेशन नंबर 2। तो अब इससे अच्छी बात क्या होगा आपके लिए कि आपके पास 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, तो दुनिया में इससे अच्छी बात नहीं कुछ हो सकता है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो यहाँ से क्या होगा v1 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा u टाइम्स ऑफ 1 प्लस c होगा क्या, ऐसा। अगर नहीं है तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि v2 इक्वल टू, ये विजिबल है ना यहाँ से, हाँ, v2 इक्वल टू उनका वैल्यू है u प्लस 1 प्लस ई ओवर 2, ऐसा आ जाएगा। तो सिमिलरली इसको कहीं भी वैल्यू पुट करिए v1 का या v2 का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा u माइनस समथिंग, तो v1 का वैल्यू जो आएगा ए u माइनस u 1 प्लस ई ओवर 2 होगा। तो जब इसको आप इधर करेंगे तो 2u माइनस u, तो u कैंसिल हो जाएगा, या u पूरा कैंसिल ले लीजिए, तो 2 माइनस 1 माइनस ई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस ई ओवर 2 टाइम्स ऑफ u, तो v1 आ गया और ये v2 आ गया। तो v2 बाई v1 के जगह पर हम दोनों का रेशियो चाहिए, v1 बाई v2 चाहिए, v2 बाई v1 चाहिए। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज, तो ठीक है v1 बाई v2 कर लेते हैं। तो v1 बाई v2 का वैल्यू विजिबल है ना, हाँ विजिबल है। v1 बाई v2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए 1 माइनस ई और 1 प्लस ई, बाकी तो ये सब u बाई 2 और यहाँ से u बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बाई ई अपॉन 1 बाई ई, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, तो ये निकल कर आया। तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में एस.सी. वर्मा बुक में भी जो क्वेश्चंस है तो कुछ इस तरह का किया हुआ है, तो इसको चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, तो कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका बन गया होगा। तो अब देखिए, तो ये मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में जितना आपको बताया था क्वेश्चंस, या जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तो उस कॉन्सेप्ट पे ये काम किए कि मोशन इन वन डायमेंशन में कैसे उसका कोलिजन होता था। अब देखिए, अब समझिए कि मोशन इन 2 डायमेंशन में क्या होता है। अगर हम सब बोले ही कि मोशन इन 2 डायमेंशन होता क्या है, या मोशन इन 2 डायमेंशन तो आपने पढ़ रखा है, मैं कोलिजन इन 2 डायमेंशन में क्या होता है। तो उसमें क्या होता है बच्चों कि अभी जो आपको बता रहा था कि ये यहाँ से और यहाँ से 2 मास है और उसका वेलोसिटी u1 था और इसका स्पीड u2 था। तो यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, तो यहाँ से डॉट 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 इस तरह से ऐसे सेंटर टू सेंटर अगर इसको हिट करता है, सेंटर टू सेंटर अगर हिट करता है, तो उसके बाद का वेलोसिटी यहाँ से कितना हो जाएगा v1 और इसके बाद का वेलोसिटी v2, ऐसा। तो u1 और u2 आपस में कोलिजन कर रहे हैं सेंटर टू सेंटर, उसके बाद उसका वेलोसिटी v1 और v2 अगर हो रहा है m1 और m2। ये चीज़ आपने अभी तक पढ़ा है। अब इमेजिन करिए कि जब सेंटर टू सेंटर हिट ना करे, मतलब कि एक का सेंटर कहीं ऐसा है ऊपर की तरफ और एक का सेंटर कुछ इस तरह का नीचे है और इसको हिट करेगा, तब की स्टोरी क्या होगा। तो सेंटर ऑफ मास इधर है तो कंजर्व होगा नहीं सेंटर ऑफ मास, तो फिर क्या होगा कि या मोमेंटम फिर उसके चलते कंजर्व नहीं होगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो कुछ इधर इधर जाएंगे। तो एक का मास अगर m1 है और एक का मास अगर m2 है, तो m1 वाला, और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इन दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। और ठीक है, मतलब तो इसमें यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थीटा से जा रहा होगा, ये फाई से जा रहा होगा, ठीक। तो उस सिनेरियो में क्या होगा उनका वेलोसिटीज, तो इसके लिए हम आपको और बताएंगे, आपको बस केवल ग्लिम्स यहाँ से दे रहे थे कि अगर 2 डायमेंशन अगर होगा तो उसके लिए प्री कंडीशन क्या होगा, कि अब तक जो पढ़े थे और नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे उन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब तक हमने जो पढ़ा था मोशन इन कोलिजन इन 1 डायमेंशन के लिए, उसका तभी पॉसिबल है कि जब उसके सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास में कोलिजन हो। अगर सेंटर ऑफ मास में थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो 2 डायमेंशन में जाएगा, कोलिजन करने के बाद कुछ ऐसा, एक थीटा से जाएगा, एक फाई से जाएगा। तो इसके लिए आपको अब देख पा रहे होंगे कि अगर मोशन इन 1 डायमेंशन में अगर वो लीनियरली मोशन हो रहा होगा या 1 डायमेंशन ही, हाँ ठीक बात है कि अगर 1 डायमेंशन हो रहा होगा तो इसका अगर इसको एक्स एक्सिस मान लें, ये चीज़ अगर एक्स एक्सिस अगर होगा,
आगे की तरफ एक्स एक्सिस, तो यहाँ से ये क्या हो रहा होगा, वाई एक्सिस हो रहा होगा, ऐसा मतलब कि मान लेते हैं तो कुछ, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, मतलब इसका वेलोसिटी के दो दो कंपोनेंट आएंगे ना, इससे अगर ये v1 से होगा v2 से होगा, तो यहाँ से v1 cos थीटा होगा और यहाँ से दूसरा वाला क्या होगा v2 cos फाई होगा। तो मोमेंटम को एक्स एक्सिस में कंजर्व कराएंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m जो भी उसका नाम है इज m1 और m2 इक्वल टू m1 v1 cos थीटा और m2 v2 cos फाई। फिर उसका क्या होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम नहीं है ना, इसके इनिशियल और इसके बाद में, तो फिर वहाँ से एक इक्वेशन आएगा, फिर उन दोनों के बारे में हम उसको बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब बच्चों मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चन इसका और कुछ अभी मोशन इन वन डायमेंशन के 2-3 क्वेश्चन और अच्छे रह रहे हैं, तो उसके बारे में, तो इन दोनों का आपको मिक्सअप करके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो मोस्टली जो मोशन इन 2 डायमेंशन के बारे में तो उस पर ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो और आपको जैसा कि अभी डिस्कस किया मोशन इन 2 डायमेंशन के बारे में बताएंगे, ठीक। तो थैंक्स फॉर योर टाइम।